नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। हम इस शो में पीएसएसएम के उन मास्टर्स के साथ बात करते हैं जिनका बहुत ही लंबा और गहरा अनुभव रहा है पत्री जी के साथ। तो ऐसे ही मास्टर हमारे साथ हैं आज, जिनका नाम है फुलटुशी और वो रायपुर से हैं और 2010 से पीएसएसएम के साथ जुड़ी हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं 2010 से ओशो से जुड़कर मैं तलाश में थी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी और कोई मुझे लिविंग मास्टर मिले, क्योंकि ओशो ने भी मेंशन किया हुआ था कि कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो एक लिविंग मास्टर की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार मैं पीएसएसएम से जुड़ी और मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। तो जब आप पत्री जी से पहली बार मिले तो आपका अनुभव कैसा? मेरे लिए एकदम अद्भुत था, बिकॉज़ मैं उस समय तक ओशो को ढूंढ रही थी। मुझे हर हाल में ओशो से मिलना था, लेकिन बॉडी के साथ तो उस समय ओशो अवेलेबल थे नहीं। तो फिर भी मुझे लगता था कि एकदम मुझे मेरी जो चाहत एकदम इतनी ज़्यादा मुझे एक बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट लगने लगा था। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मुझे मिलना ही है ओशो से। और उस समय मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वहाँ पे उस फैमिली में उनके गुरुजी आ रहे हैं। तो उन्होंने जब मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो क्या आप हमारे यहाँ पे पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेंगे? तब मैंने बोला कि बिल्कुल। और उस समय जिस दिन पत्री जी आने वाले थे रायपुर में, तो मेरे एक फ्रेंड जो मेरे बोल सकते हैं पत्री जी से मिलने से पहले वो मेरे लिए गुरु थे, नवकांत। उन्होंने कहा कि क्या रोज़ आप हमारे साथ पत्री जी को लेने चलेंगे? तो मैंने बिल्कुल कहा यस। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, जब पत्री जी आ रहे थे एयरपोर्ट में बिल्कुल हमारी गाड़ी की तरफ, ऐसा लगा कि ओशो चलकर आ रहे हैं। वो वाओ! बिल्कुल वाइट कपड़ों में थे और मुझे एक झलक बिल्कुल लगा कि ओशो ही है मेरे सामने। और जब नवकांत ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि सर ये ओशो लवर हैं, और सर ने इतने अच्छे से एकदम ओपन किया कि ओके वेलकम, और मुझे लगा कि मैं ओशो के ही करीब जा रही हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीट विद पत्री जी। तो जैसे ही आपकी ये पीएसएसएम के साथ जर्नी बढ़ती गई, हमने सर के बहुत सारे रूप देखे हैं। सर को गुस्से में भी देखा है, बहुत गुस्से में भी देखा है, लोगों को मारते हुए भी देखा है। तो जब आपने ऐसा चीजें एक्सपीरियंस की, अनुभव की, तब आपको कैसा लगा? उस समय एक्चुअली कहूँ तो मेरी फर्स्ट डे ही सर का गुस्सा मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, क्योंकि मैं तब तक बहुत ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। और मेरी पहली मीट में ही सर ने मुझे कह दिया था कि आप 99% में हो, अगर आपको 100% बनना है तो आपको वेजिटेरियन बनना ही होगा। और मैं जैसे ही सर के क्लोज आई थी तो मैंने भी बिल्कुल ओके किया था, बट थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं सर से दूर गई तो मेरा माइंड चलने लगा और मुझे फील होने लगा कि मैं किसी की बात क्यों सुनूं? ऐसे कैसे मैं किसी की बात सुन सकती हूँ? मैं बचपन से नॉनवेज खाते आई हूँ, कोई दाढ़ी वाला आएंगे और मुझे कहेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। शायद सर को पता चल चुका था और सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझे चिल्लाए कि आप समझते क्या हैं अपने आप को? और मैं और ज़्यादा गुस्से में कि मुझे कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। और उसके बाद सर ने मेरे को एक वेजिटेरियनिज्म की किताब फेंक के मुँह पे मारी, और उस किताब को मतलब दूर से ही मारी, और वो किताब मेरे तक पहुंची। जैसे ही मैंने उस किताब को ओपन किया और उस किताब में सारे जानवर, ऐसा लगने लगा कि सारे जीवित होके आ गए हैं। सर मुझसे काफ़ी दूर थे, लेकिन मैं किताब को और सर को देखने लगी और ऐसे लगा कि सर मुझे कह रहे हैं कि देखो ये लोग रो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमने इनको कितना मर्डर किया। और वो किताब में वो सारे जानवर मुझे एकदम लिविंग फॉर्म में। फिर मैं सर को देखने लगी और रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से। फिर सर ने ऐसे किया और मैं सर के क्लोज़ जाके सर को मैंने हग किया। और मतलब वो गुस्सा मुझे समझ में आया कि जब एक कोई नासमझ होता है, हम मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उससे पहले मुझे काफ़ी लोग रोक रहे थे कि रोज़ ऐसे बात मत करो, शांत रहो, सर गुस्सा करेंगे, सर गुस्सा करेंगे। बट बोलते हैं ना कि जब आपका टाइम आ चुका रहता है, आप चाहे मार खा के हो, डाँट खा के हो, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही होगा। तो वो शायद मेरा वो लास्ट मोमेंट आ चुका था कि बस अब मुझे छलांग लगानी थी। तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे लगा कि क्या हुआ मेरे साथ?
एक ऑल ऑफ ए सडन एक शिफ्ट आ गया उस डांट, इतने बड़े डांट के बाद, और एक किताब में किसी को एकदम जीवित रूप में देखना, ये फर्स्ट एक झलकी था। मैंने सर का थोड़ा सा कुछ महसूस किया और इमीडिएटली मैंने तभी तय किया कि ये क्या चीज़ है, ये कौन है मतलब। और मैं विद इन 2 to 3 डेज़ मैंने उनके साथ इमीडिएटली ट्रैवल करने का प्लान किया। मेरे अपने घर में मैंने कह दिया कि आई डोंट नो मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मेरा टिकट करवा दो। और नवकांत और उस समय भानु जी भी आए हुए थे, तो उन लोगों ने बोला ठीक है हम तुम्हारा अरेंजमेंट कर देंगे। मैं सेम ट्रेन में, सर गाड़ी से निकल रहे थे, हम इनके साथ निकल पड़ी। कहाँ रहने वाली हूँ मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक ही मेरा प्लान था कि ये कौन है, क्या चीज़ है कि जो मुझे हिला सकते हैं। तो पहले ही मुलाकात में सर ने आपको डांटा, तो उसमें ही आपको ये पता लग गया कि उनकी डांट में भी कोई सीख थी, राइट। और तभी आपने निर्णय कर लिया कि भाई इस बंदे के साथ तो मेरे को ट्रैवल करना है। तो जैसे आपने मेंशन किया, आप 4 दिन में ही आप उनके साथ निकल पड़े नागपुर की ओर। तो उस यात्रा में आपने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या अनुभव किया जो आप 10 साल 11 साल बाद भी पति जी से जुड़े हुए हैं? एक प्रोग्राम था नागपुर में, भंडारा में भी एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भी एक फैमिली ने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद नागपुर में नेक्स्ट डे प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में सुबह जब मैं एंटर करी उस हॉल में, मैं पत्री जी की आईज को एकदम चमकते हुए देख पा रही थी, और उन्होंने मुझे बिल्कुल डायरेक्ट देखा, जैसे क्रिस्टल से कोई टॉर्च से मुझे देख रहा है। और सर ने मुझे देखा और इशारा किया कि हाँ आके बैठो। इतनी भीड़ में से भी सर की आईज ने मेरे को कैप्चर किया। ये फर्स्ट मतलब मेरे लिए एक और बोल सकते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर 4 डेज। तो ये बहुत ही अद्भुत था कि आपको कोई अपनी आईज से कैसे कैप्चर कर रहा है। तो मेरे लिए अब और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये कौन है, क्योंकि तब तक मेरे को उनके बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। जो मुझे चाहिए बस उतनी चीज़ें मिलती जा रही थी। तो वो जब आई कांटेक्ट से मुझे सर ने अपने पास बैठा के वो सेशन लिया, तो थोड़ा-सा फिर मेरी चेंज हो गई कि अब मुझे और आगे इनके साथ जर्नी करनी है। तो सबने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी आप यहाँ से वापस रायपुर जाइए, आप बहुत जल्द आप हैदराबाद आइए, या सर के जहाँ भी टूरिंग्स होते हैं आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे, मेरे अंदर वो शांति नहीं थी कि अब मैं शांत बैठूँ, अब मुझे उनके साथ और आगे बढ़ना था। और सब लोग आश्चर्य भी कर रहे थे कि अरे आप पहली बार मिले हैं, कैसे आप सर के साथ ट्रैवल करना। बट सर अलाउ करते चल रहे थे कि ओके आप आइए, जो भी है इसको आने दो। सर का इशारा मुझे समझ में आ रहा था कि सारे टीम को सर ने कहा। तो ये भी मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। ना कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि आपको रहने का कहाँ कितना पैसा देना पड़ेगा, कहीं पे खाने का, कोई भी नहीं। बस मैं चलते जा रही थी और सारे अरेंजमेंट ऑटोमेटेड होते जा रहा था। तो आपने उस जर्नी में क्या क्या सीखा सर से? ऐसे क्या सिचुएशंस और ऐसे क्या मोमेंट्स थे जो उस जर्नी में नहीं, आपने आई एम श्योर बहुत सारी यात्राएं करी हैं सर के साथ, तो आपके उनमें अनुभव क्या क्या रहे, उनके बारे में बताइए हमको। इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद जैसे मेरी बात होती थी नवकांत से, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि आपके गुरुजी तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो नवकांत मुझे हमेशा ये बताया करते थे कि आप अभी सर को कुछ भी नहीं जानते हैं, पहले आप सर के साथ ट्रैवल करिए और बिना जाने आप किसी के बारे में अपना पूरा ओपिनियन नहीं बनाइए। और उस समय हम शुरू में ऐसा होता है कि हम इमीडिएटली बहुत फास्ट कंक्लूजन में आते हैं, ये तो गुस्सा करते हैं, ये तो अच्छे गुरु नहीं है, एक ध्यानी कैसे ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल मेरे अंदर क्वेश्चन चलते थे। फिर मैंने गुजरात ट्रिप का प्लान किया, और जैसे ही मैं गुजरात पहुंची वहाँ पे भी मैं देखती थी कि काफ़ी सारे लोग सर के ऊपर में मसाज कर रहे हैं, और हर जगह में सर अपना एक अरेंजमेंट रखते थे। और उस समय भी मैं ओशो के बारे में इंटरव्यूज़ ले रही थी लोगों से, और कुछ लोगों ने फिर बताना शुरू किया कि नहीं यही ओशो है, हमारे लिए तो अभी यही ओशो है। और क्योंकि ओशो भी गुजरात में काफ़ी सेशंस लेते थे, तो उन लोगों से भी जब मैं मिली जो ओशो को भी अपने घर में बुलाए थे, और पत्री जी को भी जो लोग बुलाए, तो उन लोग में सिमिलरिटीज़ उनको पता चलता था सर को लेकर। और मैं एक सीकर बोल सकते ऐसी थी कि मैं रिसर्च कर रही थी कि मैं ऐसे कैसे किसी को मान सकती हूँ कि यही ओशो है, या ये गुरुजी भी हैं, तो मैं क्यों मानूँ इनको। तो मैं पूरा रिसर्च करते हुए तो मुझे समझ में आ रहा था कि कोई एक बहुत ही अद्भुत सी पावर है जो सबको टीचिंग्स भी दे रही है, और बार बार मुझे एक झलकी लगती थी कि ये शायद ओशो है। और गुजरात में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ 2 दिन के बाद, वहाँ पे रीटा कैप्टन जी हैं, वो सारा पूरा अरेंजमेंट कर रही थी, हम ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में,
और मुझे लगता था कि एनलाइटन लोग शायद गुपचुप नहीं खाएंगे या आम जिंदगी नहीं जीते होंगे, पता नहीं, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी था। तो गाड़ी में मैं बैठी हुई थी और मुझे मेरे लगा कि अरे काश गुपचुप मुझे खाने मिल जाता। इमीडिएटली सर ने गाड़ी रोकी और कही कि चलिए गुपचुप खाते हैं। मैंने कहा अरे इनको तो पता चल गया कि मुझे गुपचुप खाना है। फिर मैंने सर को डायरेक्ट पूछा, सर आप गुपचुप खा सकते हैं? बोले क्यों नहीं खा सकते हैं। तो मेरे अंदर क्वेश्चन चल ही रहा है कि एनलाइटन लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बट उस समय ये भी एक सिचुएशन आया। इसके बाद एक सेशन हो रहा था इवनिंग का, वहाँ पे कुछ लोग सर से मिलने आए हुए थे। वो लोग भी ओशो लवर्स ही थे और उनसे जब सर मिल रहे थे ऐसा लग रहा था कि सर की पूरी बॉडी जो है मर्ज हो रही है, एकदम वाइट, उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे होने लगा। और थोड़ी देर में सर ने उसी घर में नीचे पिरामिड बना हुआ था, सेंटर था, तो वहाँ लेके गए। और मेरे अंदर एक क्वेश्चन ये चल रहा था कि मैं शिरडी साईं बाबा को भी मानती थी, मैं ओशो को भी मानती थी, अब ये दाढ़ी वाले बाबा इनको भी मानना है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर एक अलग सा क्वेश्चन भी, गिल्ट भी, सब चल रहा था। और पत्नी जी को शायद पता चल चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा डायलेमा में हूँ। और वो मुझे जब नीचे ले गए और बैठाए अपने बगल में, जैसे ही उन्होंने बैठाया, मुझे ओपन आइज से सारे साईं बाबा, ओशो, जो जो लोग गुरु मुझे आ रहे थे, एंड लास्ट में पत्री जी का मेरे को एकदम फोटोग्राफ दिखने लगा। पत्री जी मेरे बगल में थे और मुझे ओपन आइज से सारी चीज़ें दिखने लगी। तो मैं वो बिलीव करूँ या ये बिलीव करूँ, और मैं इतनी ज़ोर से रोने लगी और मुझे लग गया कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं जब उस अवस्था में समझ पाई कि ये समथिंग, मतलब एकदम मल्टी है, जो मेरे साथ भी हैं और सामने भी हो सकते हैं ओपन आई से। फिर मैंने सर को पूछा कि मेरा आपके साथ क्या रोल है और बताइए मैं छत्तीसगढ़ के लिए अब मैं क्या करूं। तो सर ने बोला आप मेरे लिए ही छत्तीसगढ़ में आई हैं, आपको छत्तीसगढ़ में पूरा ध्यान का प्रचार प्रसार अब करना है। और फिर मैंने सर को पूछा क्या सर मैं ये सीक्रेट सबको बता सकती हूँ? तो सर ने कहा अभी समय नहीं आया है कि आप इतने महान अद्भुत आपकी हस्ती है। सर ने उस समय मुझे रोक दिया था कि अभी नहीं, अभी आगे चलते हैं। और ये इंसिडेंस के बाद जब हम ऊपर आए तो मैं खूब जोर जोर से रो रही थी। तो सबने सोचा कि सर ने मुझे कहीं पीट तो नहीं दिया जोर से। फिर मैं कैसे बताती कि नहीं, मुझे कितना बड़ा एक खजाने के बारे में पता चला है। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ गुजरात। तो ऐसा क्या मोमेंट था जो जब आपने मान लिया कि हाँ इनको मैं गुरु मान सकती हूँ? ये जब फाइनली दिखा कि सारे गुरु से होते हुए ही इज द नाउ द प्रेजेंट इनकारनेशन, जहाँ पे सारे कॉन्शियसनेस मीट कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आया। ना साईं बाबा अलग है, ना ओशो अलग है, हर कोई सत्य को ही जन जन तक पहुंचा रहे थे। अब इस समय में, इस युग में पत्री जी ने सबसे सिंपलेस्ट तरीके से आनापानसती ध्यान के माध्यम से लोगों को सब चीज बता रहे हैं। साईं बाबा ने भी सेवा के बारे में कहा, श्रद्धा और सबूरी के बारे में कहा। ओशो ने एनलाइटनमेंट के लिए बात कही। उन्होंने इतनी सारी विधियां दी तो लोग कंफ्यूज हो गए। फाइनली सारे लोग रिवाइज वर्जन में आकर पत्री जी से जब उन्होंने, मुझे लगता है इन सबका एक अलायंस चलता होगा और ये सारे लोग डिसाइड करते कि अब मैं ये टीच करूंगा। तो ये लोग एक के बाद एक ही आगे बढ़े। तो कोई अलग नहीं है, हमें ये गिल्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं पहले, क्योंकि हम जिस स्टेट में होते हैं वही स्टेट को हम पकड़ पाते हैं। तो एक स्टेट फाइनली जब हम बुद्धाहुड के लिए हम क्रेव करते हैं तो फाइनली वही टीचर, वही मास्टर आपको मिलेंगे। तो पत्री जी में अब कुछ मुझे अलग लगा नहीं, फाइनली वो अल्टीमेट थे, ये समझ में उसी समय मुझे आ चुका था। क्योंकि जो लोग ने भी सत्य को पाया है, सर ने सबको एक प्रमोट किया। और जहाँ तक सत्य नहीं है, सपोज वो भी एक अवस्था है। सर ने अगर भजन कीर्तन को भी कहा कि वो एक स्टेज है, लेकिन आपको अगर सत्य चाहिए तो आप भजन कीर्तन से सत्य नहीं पा सकते हैं। तो वो टीचर मास्टर्स अलग है, भजन कीर्तन के टीचर्स अलग थे, वो एक हमारी भक्तिभाव का टीचरशिप अलग चल गया। अभी फाइनली अगर आपको सत्य जानना है तो ध्यान के टीचर से ही आपको मिलना होगा, बुद्धाहुड के लिए बुद्धा के टीचर से ही आपको मिलना होगा, मास्टर से। तो पत्री जी वो मार्ग दिखा रहे हैं, इसलिए हर एक को उन्होंने अपनाते हुए, और अल्टीमेटली जिन लोगों ने भी एनलाइटनमेंट को प्रमोट किया, सत्य को जो प्रमोट कर रहे, सर ने सबको लाया। मतलब मुझे तो लगता है शायद ओशो को भी मैं पत्री जी के कारण ही समझ पाई।
नहीं तो तब तक मैं ओशो को भी नहीं समझ पाती कि एग्जैक्टली अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली साधना क्यों करना है। ये सारा चीज़ ओशो की कितनी सारी किताबों में बताई गई, लेकिन पतंजलि जी को सुनते सुनते, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड कर दी, तो मुझे समझ में आया कि इतना आपको सिर्फ आनापानसति ही करना है और आपको भटकने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था तब तक। तो ये सारे गुरुज के में से उन्होंने अल्टीमेटली निचोड़ निकाल के हमको परोस दिया कि अब आपको फाइनली ये करना है। तो उनके अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया हर चीज़ का। मैं विपस्सना भी गई, आर्ट ऑफ लिविंग भी गई, गायत्री परिवार भी गई, तो भक्ति मार्ग भी मैंने किया। आर्ट ऑफ लिविंग से सारा चीज़ मैंने साधना बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे जो भी हमारा पद्म साधना सारी चीज़ें मैंने करी। लेकिन अल्टीमेटली बैठना आपको अपने साथ है, तो मेडिटेशन के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ द अल्टीमेट स्टेज। तो वो पतंजलि जी से मिलने के बाद ही मेरे साथ सारी घटनाएं घटी। ओशो भी इतना हर एक किताब में मेडिटेशन के बारे में कहा, लेकिन जब तक आप उसको कर नहीं रहे हैं तो थ्योरी से कुछ नहीं हो सकता। पतंजलि जी के साथ मैं जब हर सेशन में जाती थी, हर जगह वो ध्यान में मुझे बैठा देते थे और फिर धीरे धीरे पूछते थे कैसा हुआ। मैं तब बोलने की स्थिति में ही नहीं रहती थी, क्योंकि इतना डीप साइलेंस में मैं जा रही थी। आपने बहुत सारी यात्राएं करी हैं पतंजलि सर के साथ, तो गुजरात और नागपुर के अलावा और कहाँ गए हो आप? वैसे तो मैं हर 2 to 3 मंथ्स में ही जहाँ पे भी सर रहते थे मैं वहीं पे ट्रैवल करने की कोशिश करती थी। बट ये यात्रा बहुत ज़्यादा यादगार है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट ऐसी यात्रा थी जहाँ पे सर ने मुझे बिल्कुल कह सकते हैं कि लॉन्च कर दिया कि यस, मतलब विद इन 1 मंथ सर ने मुझे लॉन्च किया कि आप रेडी हैं टीच करने के लिए। मैं सुनती थी, सब मुझे कहते थे कि आपको टीच करना है, और तब तक तो मैं सर के साथ बस ट्रैवल ही करना चाह रही थी। तो ये वेस्ट बंगाल हम ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो साई कुमार जी ने कहा कि रोज़ आप अगर आना चाहते हो तो वेस्ट बंगाल ज्वाइन करिए हम सबको। और मुझे भी लगता था कि यस, मैं वेजिटेरियन बनी हूँ तो मुझे भी लोगों तक ये पहुँचाना है। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक जगह है कोल्लानी करके नाम है, तो वहाँ पे सर का सेशन था और मैं पहुँच रही थी और सर भी आ रहे थे, लेकिन सर की फ़्लाइट डिले हो गई। तो इतने में साई कुमार सर ने मुझे कहा कि रोज़ आप जाके सेशन स्टार्ट करो। तो मैं समझी नहीं ये मतलब करना क्या है यहाँ पे, और बोले कि हम लेट हो जाएँगे, आप कर दीजिए। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, कलकत्ता मीन्स वेस्ट बंगाल में आपने जिसको बुलाया आपको उसके ही सेशन देने पड़ते हैं। आप बोल के कुछ और नहीं कर सकते, वहाँ की पब्लिक बहुत वो रहती है, पर्टिकुलर है। तो अब मैं तो डरूँ कि अरे सर को आना था, सर आने वाले। मैंने 2-3 बातें बताई अपने बारे में, शेयर किया, बट मुझे मैसेज आ चुका था कि आपको सेशन मतलब मेडिटेशन शुरू करना है। अब मैं समझ ही ना पाऊँ कि मुझे करना क्या है। बस एक बार के लिए मैंने बोला कि सर बस आप आ ही जाओ, नहीं तो ये तो पब्लिक मुझे पीटने वाली है अब तो। और पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम ही ट्रांस में चली गई और मैंने क्या बोला उस समय, ऐसा करते-करते 1.5 से 2 घंटे हो गए और मैंने फ्लूट म्यूज़िक लगाया एज़ इफ़ कि वहाँ पतंजलि जी ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, और पब्लिक ने बहुत अच्छे से मेरा जो स्पीच था वो भी सुना। और लगभग 2 घंटे के बाद ऐसा मुझे पता चला कि लास्ट 10 मिनट्स में पतंजलि जी आने वाले हैं। मैंने बोला मैंने अब तक मतलब बिना पतंजलि जी के ही सारा सेशन हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तब तक ऐसा फ़ील हुआ कि सर आ चुके हैं और सेशन सर ही ले रहे हैं। जबकि मैं सेशन ले रही थी वहाँ पे स्टेज में, पहला मेरा इतना बड़ा पब्लिक में ही इमीडिएटली विदिन 1 मंथ। और उस समय पीछे से मैं सर को बुलाने के लिए आई, सर ने बोला सेशन ख़त्म, ऑल इज़ वेल। और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया बस सर उनसे बस मिले, ना पब्लिक से मिले ना कुछ। और मैं तो आश्चर्य रह गई कि ये क्या था, मतलब पूरा अरेंजमेंट सर के लिए था बट सेशन मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। और उसी रात हम कलकत्ता में विशाल जी हैं, उनके घर में हम रुकने वाले थे। तो उसी समय साई कुमार रेड्डी सर जो हैं उन्होंने मुझे कहा था कि रोज़ ये बहुत केयरफुल रहना इस प्रोग्राम में, रात को जब भी तुम रुको तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तब भी नहीं समझी थी और उस समय उन लोग सब वार्तालाप कर रहे थे कि सर सोते नहीं हैं, सर की एस्ट्रल ट्रैवल होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारी ऐसी बातें। और मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, कुछ भी। बस इतना था, सर ने खाना खिलाने के लिए बुलाया और खाना परोस रहे थे, मुझे थोड़ा सा देने के लिए कहा और जस्ट मैं खाना जब परोस रही थी थोड़ा सा दाल नीचे गिर गया।
तो सर ने मुझे फिर से डांट लगाई कि आपको माइंडफुली ये करना है। तो मैं फिर डर से बैठ गई कि पता नहीं अभी क्या होगा। फिर सबने बोला डोंट वरी, सर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके कमरे में ही हम सब बैठे थे, तो सर ने बोला कि आओ अभी हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। तो ये मेरा पहला सर के साथ स्वाध्याय भी शुरू हुआ कि अच्छा मतलब सर ट्रैवलिंग में सेशन भी कराते हैं। इन अ वे वो मुझे एक एक चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये अब मैं जब अपनी यात्रा को पूरा देख रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ कि कैसे एक मास्टर, एक गुरु आपको एक एक चीज़ की ट्रेनिंग देता है, बट कभी वो पता भी नहीं चल पाता है। तो सर ने मुझे अपने साथ बैठा के बुक रीड कराना शुरू कराया और टीचिंग देने लगे कि हम कैसे ऑन एन एवरेज लाइफ टाइम्स में हमारा कैसे इनकार्नेशन होता है। और ये सब के बाद सर आराम से सो गए और मैं, साई कुमार सर और विशाल जी हम लोग बैठ गए थे। और साथ में जैसे हम वो स्वाध्याय का समय सर के साथ हुआ और सर ने कुछ टीचिंग देने लगे कैसे हमारा लाइफ टाइम में इनकार्नेशंस होते हैं और हम सब सोने के लिए जाने लगे। तो उसी समय विशाल अवतार जी और साई कुमार सर बाहर आके बैठे और बोले कि आज सर का एस्ट्रल ट्रैवल होगा। और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ये बात क्या कर रहे हैं। और हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और हम लोग वहाँ पे कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। तब साई कुमार सर ने कहा कि सर हमारे साथ सब कुछ सुन रहे हैं। तो मुझे लगा सर तो सो रहे हैं, सर यहाँ क्या सुन रहे होंगे। और मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज ये सब कम्युनिकेशन था उस समय, जो भी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था। और एंजल्स के बारे में उन लोग कुछ बात कर रहे थे। तो बिकॉज मैं उस समय इतनी न्यू थी कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड सुबह जब हम बातचीत किए तो सर ने बोला और कैसा रहा आपका एस्ट्रल ट्रैवल। मैंने बोला ये सर क्या बात कर रहे हैं, हमने जो डिस्कशन किया वही बातें सर मॉर्निंग में कर रहे थे। तब मैंने उनका चेहरा देखा साई कुमार जी को कि सर ये क्या था। तो सर तब मुझे एक्सप्लेन किए कि अच्छा सर बॉडी से निकल के सारे जगह में हम जहाँ भी डिस्कशंस करते हैं सर रहते हैं। सर बेशक वहाँ पे सो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो। तो ये रात को जो हुआ और दिन में, तो ये मेरे लिए एक अद्भुत मतलब प्रैक्टिकल समझ पाना कि यस सर जो है ट्रैवल कैसे करते हैं एस्ट्रली। तो सर का कोई भी चीज समझाने का, बताने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो आपको इस 10-11 साल की जर्नी में ऐसा क्या क्या सिखाया सर ने और कैसे सिखाया वो? अब मैं ऐसे कह सकती हूँ शायद मेरे पूरा लाइफस्टाइल ही सर का सिखाया हुआ है। जब मैं सर से नहीं मिली थी या पीएसएसएम के बारे में नहीं जानती थी, शायद मुझे ना खाने का ढंग पता था, ना मुझे सोचने का ढंग पता था, ना मुझे बोलने का ढंग पता था। क्या एक एक जो सर की सबसे बड़ी चीज मुझे लगती थी कॉमन सेंस। उसके बाद लगती थी कि सर छोटी सी बात जजमेंट मत करो। नो नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस में आप कभी भी प्रॉब्लम कंप्लेंट्स मत करो, इस पे इतना इम्फेसिस देते थे। और मैं समझती थी प्रॉब्लम तो हो रहा है, अभी प्रॉब्लम क्यों नहीं बोलना है, कंप्लेन तो हो रहा है क्यों नहीं कंप्लेन करना। इन छोटे छोटे वन वर्ड पे सर ने इतना अच्छे से हम लोग को ट्रेन किया। क्योंकि कहीं पे भी हम जाते थे कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैं उस समय एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैं ट्रैवल कर रही थी तो उस समय गिरिजा राजन जी भी थी। और मुझे पता था कि सर को समझ आ रहा है कि मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है। और जैसे कोई कोई दुखी है उसके लिए सिंपैथी नहीं करना, ये मुझे पता नहीं था। तो सर किसी और को टीच करने के तरीके से भी हमें टीच करते थे, क्योंकि उस समय हम आंसर दे पाए, उस समझ पाए नहीं ज़रूरी है। लेकिन जब वो किसी और को बता रहे हैं कि क्या हमें किसी की मदद करनी चाहिए, कोई अगर भिखारी है, क्योंकि मेरे अंदर ये चल रहा है। सर ने किसी एक भिखारी को एकदम नॉर्मली बिहेव किया, तो मैंने सोचा सर इतने रूडली क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसी समय सर का एक आंसर दूसरे से आ गया कि कर्मा, एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, तो हम उसमें सिंपैथी गेन नहीं कर सकते उनके लिए। तो मैं समझती थी चारों तरफ हर एक के साथ सर का जो इंटरेक्शन चलता था उस सब का बहुत बड़ा मीनिंग रहता था। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए जो बात सर कर रहे हैं वो आपके लिए हो सकता है, वो किसी और के लिए वो बात एक इंडिकेट कर रहे हैं सर। तो ट्रैवलिंग के दौरान जितने सारे लोग क्वेश्चन आंसर्स करते थे और मुझे क्वेश्चन अंदर आता था, मैं कभी डायरेक्ट पूछती नहीं थी सर से, लेकिन सर मुझे हमेशा बोलते थे कि आप बात करिए, आप क्वेश्चन करिए। और मुझे लगता था कि सर बोले और दूसरे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन मैं उससे सीख लूँगी। तो लगता था कि ओके, अभी मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया था तो सामने वाले से हमें वो आंसर मिल गया। और लर्निंग हमारे लिए भी रहती थी क्योंकि हम जैसा देख पा रहे हैं कि अरे ये तो बेचारा है, तो सर ऐसा रूडली क्यों बिहेव कर रहे हैं।
बट वो उतनी बात नहीं, क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया कि सर को सबका पास्ट भी दिखता था, सर जानते थे कि किसके अंदर कितना कैलिबर है, वो सारी चीजें सर समझ सकते थे, बट हम उस मोमेंट को देख पाते थे। सर क्यों कहते थे कि आप इंटरफेयर मत करिए, आप किसी को जज मत करिए, तो हर एक चीज के एक छोटा छोटा मीनिंग रहता था। एक बिगर पिक्चर हमें जो नहीं दिख रही वो नहीं दिख रही है। सर दिखा, तो सर को पता है। राइट। और एक बार का मैं एक फनी मोमेंट सबसे शेयर करना चाहूंगी कि अ, मैंने सर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें हमने सारे जो न्यूज़पेपर वाले सारे लोगों को, मीडिया को, सबको इनवाइट किया था, और उनका क्वेश्चन से सर ने उनको खूब जोर से एक डांट लगाई, और मीडिया वाले एकदम भड़कने लगे, और सर मुझे देख के इशारे करने लगे कि कैसा। मैंने बोला ये क्या चल रहा है, सर इधर गुस्सा कर रहे हैं और सर मुझे इशारे कर रहे हैं। तो मैं तो डर गई कि ये मीडिया वाले बहुत नेगेटिव कुछ लिखने वाले हैं। फिर मैंने जैसे ही पूछा कि सर इसके बारे में आप लोग क्या ऐसा क्वेश्चन किए, तो उन्होंने कहा कि हम तो बस टेस्ट कर रहे थे सर को। तो मैंने कहा आप सर को टेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि वो आपको आसानी से जवाब देंगे? और सर भी बाहर निकल के मुझे बोले कि घबराओ नहीं, ये कुछ नहीं छापने वाले। डांट कैसी थी इनकी, मैंने कहा गजब करते हैं सर आप। तो क्योंकि जब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मुझे ये टेंशन है कि मीडिया कुछ नेगेटिव हमारे लिए है। तो ये शुरुआती दौर में हमारे अंदर बहुत इमेज का, बट सर किसी को डांट भी रहे तो हमें पता रहता था इसके बाद कि नहीं अब ये कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है इसमें। तो हम तो डर जाते थे, लेकिन सर पूरे मस्ती के मूड में रहते थे। थोड़ी देर बाद बोलते अच्छा ये लाइन अप हो गया ना, अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। तो इस टाइप से सर फिर कूल भी करते थे एनवायरनमेंट को। तो जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि आपने बहुत चक्कर मारे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, हर चीज करी है आपने, तो सर के बारे में आपको ऐसा यूनिक क्या लगा? सबसे यूनिकनेस ये लगा कि सर जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल थे, येट उतने वो सारी चीज़ों में अपना दायरा भी बना के रखते थे। मतलब आप सर के लिए सर आपके लिए तब भी अवेलेबल है जब आपको रियली नीड है, और अगर आप नॉनसेंस है, आप बिल्कुल भी यूजलेस चीज़ों में कर रहे, तो तब आपको सर डांट के अपना एक सर्कल भी आपको दिखा सकते हैं। तो ऐसा और किसी में मैंने नहीं देखा था, क्योंकि कहीं पे भी आप किसी से मिल ही नहीं सकते। उनकी टीचिंग्स भी आप वो क्या बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते हैं। सर के साथ ये था, आपको जो भी क्वेश्चंस आप डायरेक्ट से बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, मुझे वेजिटेरियन क्यों बनना है, मुझे टीचिंग मेडिटेशन क्यों करना है। और ऐसा सौभाग्य था मेरा उस समय कि मैं जब भी जो चीज़ करती थी मैं सर से बहुत कॉमनली पूछ सकती थी कि सर ये। तो वो गुरु कम थे, वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हमेशा थे। तो वो गुरु कॉन्शियसनेस तो हमारे भीतर वो बसते चले गए, एक एक चीज़ें वो हमारे अंदर डालते चले गए कि हमें कैसे रहना है, कैसे किसी की मदद करनी है। वो आर्टिफिशियली नहीं था, वो हमारे अंदर होने लगा जब हम सर के साथ सर की चीज़ों को हम देखने लगे। एक बार ऐसा हुआ था कि सर के लिए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और सर का बेड उतना अच्छा हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि हम सर को म्यूजिक ये वो काफ़ी, लेकिन रात को वो सोने वाले हैं, बट उनको पता रहता था कि अच्छा रोज़ ने बोला तो चलो यहाँ सोना ही है, लेकिन उनके लिए क्या बेड लगेगा, कितना कंफर्ट जोन है, वो मेरे अंदर में तो कॉमन सेंस ही नहीं था। और उन्होंने एक शब्द नहीं किया कहा, पूरी रात उनको बहुत तकलीफ हुई, जो मुझे बाद में समझ में आया। वो उठ उठ के ध्यान करते रहे, वो गद्दा कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, बट एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ऐसा कोई और गुरु होते, कोई और होते, तो शायद काफ़ी मुझे डांट पड़ चुकी होती, या फिर कह दिया होता कि नहीं आप ऑर्गेनाइजर सही नहीं है। और बाकी लोगों ने मुझे कहा भी कि रोज़ तुमने कैसे देखा, सर का नहीं अरेंज किया। सर ने सबको शांत किया, बोला कि दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि हम जानते हैं कि सर ट्रैवल करके कितना उनको तकलीफ हो सकता था। तो ऐसे छोटी छोटी घटनाओं से समझ में आता था कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, उनका खुद का बॉडी नहीं, उनका खुद का कंफर्ट नहीं। और कई बार ऐसा होता था कि सर को हम जो कंफर्ट देना चाह रहे हैं, सर वो कंफर्ट हमें देते थे ट्रैवलिंग में। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो जो अरेंजमेंट मैं सर के रुकने का करती थी, सर को पता रहता था कि क्योंकि मैं छोटी बच्ची के साथ भी ट्रैवल करी हूँ, सर वो अरेंजमेंट मुझे एलोकेट करते थे कि नहीं आप वहाँ पे रहिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई और गुरु जो इतने बड़े ऊंचे स्थिति में है और लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे कि पहले मेरा अरेंजमेंट अच्छा हो,
मैं अपना कंफर्ट देखूंगा। तो उन्होंने इतना बेसिक लेवल से हमको स्पून फीड करते हुए, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा हर कुछ शायद सर का ही दिया हुआ है, पत्री जी का। तो एक सारे जो पीएसएसएम मास्टर्स है जिनको बहुत वक्त हो गया है सर के साथ, उन्हें ये बात पता है कि सर का एक बहुत सटल तरीका है कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने का। वो कभी भी उन्होंने डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नहीं बोला कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा ये काम है। हाँ, ये सबको बोला कि सबका ध्यान प्रचार हम सबका काम है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता है तो बी सिखाओ। बट इसके बावजूद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर ने हमें बहुत सटल तरीके से डायरेक्टली ना बोलते हुए किसी और को बोलकर कुछ एक्सपीरियंस करवाकर सिखाई हैं, बताई हैं। तो इसके बारे में और इसका आपका एक्सपीरियंस क्या है? जैसे मैं प्रचार बहुत करती थी और लोगों को टीचिंग करती थी, बट मेरा स्वाध्याय में मेरा थोड़ा सा भी टाइम होने से लगता था बहुत हो गया। तो एक बार गुरु पूर्णिमा में मैं पिरामिड वैली गई हुई थी, और उस समय सर ने मुझे कहा कि ये 4 किताबें आज आपको एक दिन में ख़त्म करनी है, और उसके बाद ही आप मेरे कमरे पे आइएगा मुझसे मिलने। मेरे लिए ये बड़ा स्ट्रेंस है, सर ने इतना बड़ा टास्क क्यों दिया मुझे। और उस समय मेरे टीम मेंबर भी मेरे साथ थी, तो मैंने बोला, अरे आज तो लगता है पतरी जी को पता चल गया कि ये स्वाध्याय में कम समय देती है। तो आज सर ने मुझे जानबूझ के ये कहा, और कहा कि ये किताब को मुझे फीडबैक चाहिए आपसे, और पतरी जी ने कहा है, मतलब मेरे गुरु ने कहा है, तो मेरे को तो ये किताब पढ़नी है। लेकिन एक नहीं, एक दिन में 4 किताबें, एक के बाद एक सारी किताबें मेरी ख़त्म हुई, और मैं बाकायदा दूसरे दिन सर को जाके बोली, सर मेरे 4 किताब ख़त्म हो गई। वाओ! और सर ने बोला कैसा लगा? मैंने कहा, हाँ। "सर बहुत अच्छा लगा।" और मुझे उस दिन पता चला कि एक मास्टर को पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, लेकिन हम उस कैपेसिटी के हिसाब से जब कुछ नहीं करते हैं, तो वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से वो स्थिति ज़रूर लेके आएँगे। एक मेरे पास ऑप्शन होता कि अरे यार क्यों करना, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, मेरे पास कंप्लेंट्स हो सकते थे, और उसमें से एक किताब का नाम सरेंडर एक्सपेरिमेंट था, नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, इस टाइप से चीज़ें थी। तो मैं समझ पाई कि मैं जिस स्टेट में आई वही स्टेट के साथ पत्री जी ने मुझे वो किताबें दी थी। और उनका ये तरीका मुझे बड़ा मज़ा आता था कि अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है। जैसे मेरी बेबी होने के बाद मैंने पत्री जी से पूछा कि सर अभी मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा अभी 7 साल तक आपको शांति से बैठना है। आपको अब एक वृक्ष बनना है। आप जब तक बेबी नहीं थी तो आप तब तक मंकी थे। आप कहीं न कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब बच्चा आ गया तो आपको बच्चे को समय देते हुए, घर पे रहते हुए आप जितना कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि उस समय भी मुझे लगता था कि अरे मुझे प्रचार करना है, मुझे बहुत बेचैनी होती थी। तो तब सर ने कहा था कि आप बच्चे के साथ जितना काम कर सकते हैं, आप बच्चे को मेड के पास नहीं छोड़ सकते हैं, आप बच्चे को अपने से अलग नहीं रख सकते हैं। अपने साथी ग्रुप मेंबर्स के साथ रखते हुए जो भी आप काम कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे जो भी। तो उस समय मैंने ट्रैवलिंग को कुछ दिन के लिए साइलेंट रखा, क्योंकि सर को पता था कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो डायरेक्ट एक नहीं बता के एक एग्जाम्पल दे दिए कि कभी एक साधक को मंकी भी बनना है, एक ट्री की तरह स्टैंड भी रहना है। तो इस प्रकार से उनका जो वे ऑफ टीचिंग था कि नहीं आज से आप नहीं जाओगे, या एकदम ही बोल देना। और उस समय सर का मौन भी था, तो सर उस समय से ही मुझे कहते थे कि यू हैव टू कंप्लीट योर बुक, आप आराम से बैठ के अपनी किताब लिखिए। तो क्योंकि मुझे पता था कि किताब लिखना है, लेकिन जब बेबी होने के बाद इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सर ने क्यों कहा। वो एक्सपीरियंसेस मुझे पब्लिक तक लाना है। तो उन्होंने वो भी इंडिकेट किया कि अभी आप ट्रैवलिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप घर में बैठ के अपना एक्सपीरियंसेस बेबी के साथ आपका क्या चल रहा है थ्रू आउट प्रेगनेंसी से लेके, तो वो सारा चीज़ फिर मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन वो पकड़ पाना, वो पकड़ने के लिए हमारी खुद की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सर कहते हैं कि एवरीडे मेडिटेशन इज मस्ट। मतलब ठीक है हम सर के क्लोज हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी साधना और हर एक बात में उनका एक मीनिंग है। तो जैसे वो कहते थे कि नाइट मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सालों तक नहीं किया था, बट जब बेबी हुई तो मेरी नाइट ऐसे ही मेरे को स्लीपलेस नाइट हो गई। तो मैं समझ पाई कि अब मुझे ध्यान में बैठना है, और ऑटोमेटेड वैसे सिस्टम होने लगा कि जब मैं ध्यान करती थी तो बेबी आराम से सोती थी, जब मैं ध्यान नहीं करती थी तो वो पूरी रात रेस्टलेस रहती थी। तो एक एक कनेक्शन हर एक चीज़ में मिलता जाता था।
और मुझे लगता है कि जब आप ब्रेथ के साथ होते हैं तो आपका मास्टर आपको क्या कह रहा है उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको क्यों ये बात कही गई है, और उसको फिर आप अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान प्रचार करते हैं और आपने जैसे पहली बार बोला कि सर की फ्लाइट डिले हो गई वेस्ट बंगाल में और आपको जाने अनजाने पता नहीं कैसे पूरा सेशन वो जो सर के लिए ऑर्गेनाइज किया था वो आपको लेना पड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सर ने कैसे प्रेरित किया और प्रचार करने के लिए और खुलने के लिए? हमेशा सर एक ही बात कहते थे कि आपका काम है सिर्फ ध्यान सिखाना, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि चलो अभी तो मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया तो शायद मुझे भी जाके जॉब करना चाहिए। तब सर ने मुझे डांट लगाई थी कि नहीं, आपको अर्निंग के लिए नहीं जाना है, अर्निंग कोई भी कर सकता है, आपने ये बर्थ अर्निंग के लिए नहीं लिया है। और मैंने देखा भी कि मैं जब तक अर्न कर रही थी मेरे को वो पीस ऑफ माइंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं प्रचार करती थी मेरे पास सुबह से लेकर रात कब हो जाता था। मैं अगर कहीं जॉब में भी थी, जिस जॉब में मुझे प्रचार और इसके लिए रखा गया था, वहाँ पे मैं सैलरी लूँ नहीं लूँ मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक-एक करके सर ने हर जगह में कैसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैम्पलेट की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, तो ऐसे एक जगह में मुझे जॉब में रखा गया आरआईटी इंस्टीट्यूट रायपुर में ही, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे टीच करना है। तो पीएसएससी का जो बुक है वो उसकी ट्रेनिंग मैं पहले बैच की थी, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी गई। तो जो चीज़ मेरे साथ से आता गया, और साथ में सबसे पहली बार सर ने कहा आप अपने नाम का पैम्पलेट बनवाइए। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सर मुझे अलग क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं चाह रही थी सब मिलके ही तो हो रहा है, इट्स ओके। तो शायद सर को पता था कि मुझे इंडिविजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सर ने बैंगलोर भेजा था। बैंगलोर के एक मास्टर से जाके सीखने की कैसे वो स्कूल्स में अपने पैम्पलेट देती है, कैसे वो स्कूल्स में सिखाती है ध्यान स्टूडेंट्स को। तो इस प्रकार से कहाँ जाके मुझे किससे ट्रेनिंग लेनी है ये भी सर कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते थे कि जाइए आप उस मास्टर से मिलिए। तो हर जगह जहाँ वो भेजते थे उसका एक परफेक्ट रीज़न रहता था। जो बाद में पता चलता था। जी, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अभी मुझे याद आ रहा है कि एक मास्टर कलकत्ता की थी, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, बट वो काफ़ी बीमार थी और सर ने मुझे कहा कि आप जाइए उनके पास। तो मुझे तब नहीं समझ में आया उन्होंने क्यों भेजा वहाँ पे, और कहा कि आप उनके साथ रहिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करिएगा। और मैं जैसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करके रायपुर आई, मैं काफ़ी बीमार हो गई, और उसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस हो गई थी तबीयत को लेके। और उसके बाद सर आउट ऑफ इंडिया थे। सर का उस समय फ़ोन आया कि आप कैसे हैं? तो मैंने बोला सर मेरी हालत बहुत खराब। बोला कि नहीं आप मरेंगे नहीं, दूसरी बात 2 दिन में आप ठीक हो जाएँगे। तो बस मैं सर को बोली सर क्या ये ज़रूरी था? तब उस समय सर ने कहा कि कई बार हमें बहुत सारे लोगों की बहुत कुछ चीज़ें लेनी हो रहती है, और ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था। इसका मतलब हर गुरु कुछ ना कुछ किसी का ले ही रहा है। हम बता के कभी हील नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते, बट हम एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप कॉन्शियसनेस हमें एक दूसरे को मदद करना रहता है। और उस लेडी के माध्यम से पिरामिड भी आया, और सर ने तब मुझे बताया कि वो ध्यान करके हील तो करेगी नहीं अपने आप को, आप कर सकते हो। तो आपको किसी के साथ रह के भी उसको मदद करना है कि वो अपना काम कर सके। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत मतलब एनर्जी, मतलब बोल सकते हैं सीक्रेट पता चला कि सारे गुरुज अपने सारे स्टूडेंट्स का ध्यान जरूर रखते हैं। और सर आउट ऑफ इंडिया थे, वहाँ से भी उनको पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब हुई, क्योंकि उन्होंने अपने काम से ही भेजा था, क्योंकि ये सब काम अपना ही रहता है। तो अगर कोई परेशान है, बीमार है, लेकिन उससे कुछ बड़ा काम होने वाला है, तो इंस्टेंट हम कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। ये उस समय मुझे समझ में आया, और तब मुझे समझ में आया कि पतंजलि जी कैसे सबसे शेक हैंड करते हैं, कैसे सब लोगों की चीज़ें अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वो हम बोलें या ना बोलें, लेकिन वो कभी प्रमोट नहीं करते थे कि मैं आपकी हील कर दिया, या कभी उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं आपको अच्छा कर दे रहा हूँ। बट हम जब हमारे अंदर किसी भी तरीके से फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी अनस्टेबिलिटी होती थी, तो हम सर के साथ रह के ही वो सारी चीज़ें बदल जाती थी। तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो हर तरीके से हमारा केयर कर रहे हैं, नॉट ओनली सोल लेवल पे, बट फिजिकली भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो भी वो चीज़ों को बैलेंस करते थे। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ये भी मेरे को एक सीक्रेट पता चला, तो इन 11 सालों में ऐसे कौन-कौन से सीक्रेट्स थे सर के बारे में जो आपको पता लगे? मुझे ये समझ में आया है कि ये जैसे आफ्टर बुद्धा, ओशो,
वो एक युग पुरुष बोल सकते हैं, जो पूरे धरती में पूरा बदलाव लाने आए थे। जब तक हम उनके साथ थे, यूँ कह लीजिए, तब तक हम बस समझ रहे हैं कि हमारे मास्टर हैं, हमारे गुरु हैं। लेकिन वो पूरे युग बदलने आए थे, और युग बदलने के लिए हम सबको उन्होंने जो बदल दिया, हमारे अंदर में जो उन्होंने बीज बोया, एक इतने वास्ट कॉन्शियसनेस को मैं धीरे-धीरे समझ पाई कि कैसे उनके साथ रह के हमारा कॉन्शियसनेस भी चेंज हो रहा है। हम उनके साथ अगर 1 घंटा भी ध्यान करते थे, तो हम पूरी तरीके से बदल जाते थे। पूरी सोच, आज अगर मैं 10 साल पहले की बात कहूँ, तो मैं 10 साल पहले सिर्फ़ अपने लिए सोचती थी कि मेरे पास बैंक बैलेंस होगा कि नहीं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा इंश्योरेंस क्या होगा। और आज मैं सिर्फ़ ये सोच रही हूँ कि मुझे कहाँ पे पिरामिड बनवाने में मदद करनी है, कहाँ पे मेडिटेशन सेंटर आएगा कि नहीं, वहाँ पे लाना है कि नहीं, कितने सारे लोगों को मुझे आनापानसती ध्यान सिखाना है, या उन मास्टर्स को मदद करना है जो ध्यान सिखा रहे हैं। आज मेरे पास ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं, मेरा बैंक बैलेंस होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये पूरा शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस इतने बड़े युग पुरुष का साथ से धीरे-धीरे, और वो इस धरती के लिए क्या करने आए हैं, ये सब कुछ डिकोड होते गया एक के बाद एक। मतलब एक बार मैंने सर को पूछा था कि सर, आप सबसे शेक हैंड भी करते हैं, फिर किसी को हग भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये क्या गुरु है, फीमेल्स को भी क्यों हग करते हैं? कई बार मैंने क्वेश्चन किया था। तो सर ने कहा था कि बुद्धा का कोई जेंडर नहीं होता है, बुद्धा बुद्धा ही होते हैं। तो एक बुद्धा के साथ अगर आपने शेक हैंड किया, आपने उनसे वो चीज़ें एक्सचेंज किया, आपने अगर बात किया, तो आपने उससे वो चीज़ें एक्सचेंज की। तो यहाँ पे आप मेल फीमेल कॉन्शियसनेस में आपको नहीं रहना है, आपको एक सोल कॉन्शियसनेस आपको समझना है। तो उस समय से मेरा माइंड और चेंज होता गया कि लोगों को जो जज हम आसानी से करते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये इससे क्यों बात कर रहा है, क्यों सर कहते थे, कि वो सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में लोगों को देख पाते थे। क्योंकि शायद तब तक मैं भी बॉडी कॉन्शियसनेस में लोगों को देखती होंगी, क्योंकि हमारा समाज है, इतने बिलीफ सिस्टम है। तो उसके बाद एक और शिफ्ट, क्योंकि मेरी मेरी बेबी होने वाली है, तो अगर मैं भी ऐसा बिलीफ सिस्टम में रहूँगी, तो मैं अपने बच्चों को क्या अपब्रिंगिंग देने वाली हूँ। तो ये बिफ़ोर मुझे सर शायद प्रिपेयर कर रहे थे, एक के बाद एक। और ये सारी किताबों में मैंने पढ़ा था, ओशो के बुक्स में, कि हमें उस कॉन्शियसनेस को महसूस करना है कि हम, हमारे भीतर ही मेल और फीमेल है, हम बॉडी के लेवल पे हम नहीं फ़ील कर सकते हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिकली सर से समझते जा रही थी एक के बाद एक। हर पर्सन की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, चाहे वो फाइनेंशियली उतार-चढ़ाव हो, इमोशनली हो, फिज़िकल एलिमेंट्स हो। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार-चढ़ाव आए, उनके दौरान सर ने आपको कैसे हेल्प किया? कैसे गाइड किया? ये तो इतना ज़्यादा अमेज़िंग ये जर्नी थी इसमें, जो मतलब सबसे पहला तो जब मैं मेडिटेशन में आते गई आफ्टर 4 इयर्स, मेरा पर्सनल लाइफ विद माय हस्बैंड वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में आ गया था। ऐसा आ गया था कि आई आई हैव टू चूज़ आइदर पत्नी जी और मेरे हस्बैंड। क्योंकि एक होता ही है कि घर वालों को एक इनसिक्योरिटी लगता है कि आप पूरे समय आप गुरु के साथ हो गए हैं, ऐसा तो नहीं कि आप घर बार छोड़ देंगे या जो भी होगा। और शायद वो चैलेंज हमारे भीतर अंदर रहता है, इसीलिए वो बाहर का एनवायरनमेंट आता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर छोड़ के चली गई हस्बैंड को बिना बता के। पहली बार मैंने अपने हस्बैंड से झूठ कहा। मैं पत्री जी के पास गई और पत्री जी को बोला कि सर, अब मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे तो नहीं रहना है अपने घर में। सर ने बोला, क्या आप घर छोड़ के आए हैं? मैंने कहा, यस सर, मुझे नहीं रहना मेरे हस्बैंड के साथ। सर ने इमीडिएट इतना गुस्सा किया, गेट आउट, आप निकल जाइए यहाँ से, आप कैसे ध्यानी है? अगर आप अपने घर में नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या यहाँ रहने आए हैं? आप बिल्कुल ध्यानी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप घर नहीं मैनेज कर सकते, तो आप क्या करने आए हैं? समाज को क्या मैनेज कर, निकल जाइए आप। सर ने उल्टे पाँव मुझे वहीं से निकाल दिया। इतने में मैं बाहर गई, मैं रोने लगी, अरे ये तो गजब हो गया। मैंने सोचा यहाँ से रो के जाऊँगी, सर बड़ा मुझे पैम्पर करेंगे, अरे ये कितना अच्छा काम किया तुमने। सर ने बहुत डांट लगाई और एक लेडी आई, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि रोज़ आपने शादी किया है, तो आपको फैमिली लाइफ को भी एक ध्यानी की तरह जीना है। आप ऐसे घर छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। आपको यही तो सीखना है आपको। तब मुझे समझ नहीं आती कि सीखना क्या है मुझे। मतलब हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, इसमें सीखने का क्या है? मतलब एक ईज़ी ऑप्शन है कि हम तो ध्यानी है, हम छोड़ के जा सकते हैं। तो कई बार हम मिसअंडरस्टूड भी कई चीज़ों को करते हैं।
लेकिन पत्री जी ने वहाँ पे भी मुझे करेक्ट किया कि ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए आ गए तो सर स्वागत कर रहे हैं। सर ने काफ़ी ज़ोर से डाँट लगा के मुझे करेक्ट किया एंड रियली आई एम थैंकफुल। उस इंसिडेंस के बाद मेरा फैमिली लाइफ पूरी तरीके से यू टर्न हो गया। उसके पहले तक मुझे लगता था कि मैं ध्यानी हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं अपने अंदर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्पिरिचुअलिटी में आकर भी हम एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि मैं बेटर हूँ, मेरा हस्बैंड ध्यानी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, तो वो अलग, वो मुझसे नीचे है। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ इतनी ज़बरदस्त हुई और उसके बाद मैंने कंसीव भी किया हैप्पीली। तो इस प्रकार से सर के एक एक इंसिडेंट्स में पता चलता था कि एक ज़ेन मास्टर जो होता है वो आपको पूरी तरीके से कैसे कार्विंग करते 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 आप में एक नया न्यू यू आप बन जाते हैं। तो ये मेरे साथ होता चला जा रहा था यार, मतलब 4 साल 5 साल और एक के बाद एक हर एक चीज़ के साथ। तो सिर्फ ध्यान ही नहीं, बट क्योंकि बहुत लोगों को ये एक कंसेप्शन है कि जैसे आपने भी मेंशन किया कि ध्यान करना शुरू कर दिया, सब छोड़ छाड़ के चलो भाग जाते हैं, इसी में लग जाते हैं। बट एक गुरु ने सिखाया कि नहीं, मिडिल पाथ कितना इंपॉर्टेंट है, हम इतना इजीली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ सकते। जब आपके बेबी भी हुआ तब भी उन्होंने आपको बोला कि नहीं, नाउ यूर अ ट्री नॉट अ मंकी, तो आपको अपने बेबी का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस और अनुभव किया होगा कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में सर को सर आपको देखेंगे, आपको बुलाएंगे और वही चीज बोलेंगे जो आपके अंदर, उससे रिलेटेड जो आपके अंदर चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चैलेंज आप फेस कर रहे हो, कहीं परेशान हो, ही नोज व्हाट टू से, व्हेन टू से, और किसको बोलना है। तो उसी पे थोड़ी चर्चा अपनी बरकरार रखते हैं। तो आपके साथ ऐसे और क्या अनुभव हुए और क्या चैलेंजेस थे जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर ने आपको हेल्प किया? जैसे बेसिक से शुरू करते हुए कि कैसे स्प्रेडिंग करना है, मेडिटेशन टीचिंग करना है, मेडिटेशन ओपन सेंटर ओपन किया हमने। उसके बाद पब्लिक में जाकर कैसे हमको टीचिंग्स करने हैं स्प्रेडिंग के साथ साथ। अब टीम मैनेजमेंट पे सर ने ट्रेनिंग देना शुरू किया इनडायरेक्टली कि टीम में आपको कैसे उनकी देखभाल करनी है, ग्रुप कॉन्शियसनेस में कैसे रहना है, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता था कि हम सबको एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार हम बहुत सोचते वो उसमें ये प्रॉब्लम है उसमें। तो उस समय भी सर की बहुत सारी चीज़ें हमें इनडायरेक्टली समझ में आती थी। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंस, मेरी एक टीम मेंबर को बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था उसके फैमिली और बहुत सारी जगहों से। तो उस समय मैं बिल्कुल क्वेश्चन मेरे एकदम क्लूलेस थी कि मुझे करना क्या है अभी, क्योंकि इट वाज लाइक सोशल, काफ़ी सोशली बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। सब कह रहे थे कि आप इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। बट मुझे लगा कि अगर कोई मुझसे कुछ हेल्प मांग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। और हम कई बार कहते हैं कि अरे ये तो कार्मिक अकाउंट है, आपको इंटरफेयर भी नहीं करना है। तो तब मैंने सर को डायरेक्टली फ़ोन किया कि सर मुझे क्या करना है। तो सर ने बोला डेफिनेटली अगर वो आपके साथ इतने दिनों से है और आपके साथ प्रचार प्रसार कर रही है तो आपको इसके केस में आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ओके, क्या करूँ? तो सर ने बोला जिस जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं आप उस हर तरीके से मदद करिए। और ये कहना था और मैं एकदम से कूद पड़ी कि यस, अब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि चैलेंजेस ऐसे थे कि फैमिली भी मेरी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और सोशली भी मेरे इमेज पे बहुत सारी चीज़ों में चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन जब पत्रे जी ने कह दिया कि नहीं आप इनकी मदद करिए, तब मैंने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, सर कह रहे हैं मतलब मुझे ये करना है। और उस दौरान मैंने भी बहुत सारी लर्निंग्स ली। और सर ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब सर फ़ोन करके ये नहीं पूछते होंगे कि आपका अभी सब कैसा चल रहा है, वो लड़की कैसी है। तो एक इतने महान, इतने बड़े, इतने बिजी पर्सनालिटी होने के बावजूद उनको याद रहता था कि मेरे साथ मेरी टीम मेंबर, क्योंकि मेरे बाद मेरा ख्याल तो ठीक है, मेरी टीम मेंबर कैसी है। फिर लेटर ऑन भी उन्होंने काफ़ी उसको एक राइट पाथ हम दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब एक मैंने ही सर से समझा था कि एक छोटा बच्चा है तो आपको उसको केयर करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी अगर कोई नया है तो आपको उसको हर तरीके से केयर देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप उसको अकेला छोड़ सकते हैं।
और एकदम से आप नहीं कह सकते कि अरे इसका कर्मा है, इसको छोड़ दो। कई लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप या तो पत्री जी से सुन लो या तो हमसे सुन लो। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं पत्री जी से ही पूछ लेती हूँ। तो धीरे-धीरे इतना ज़्यादा हमारे को कॉन्फिडेंस, और जब हमें तकलीफ हो उसी समय सर का फ़ोन आना कि आपका सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि मेडिटेशन में आने के बाद अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और उस समय अगर आपके साथ पुलिस का केस चल रहा है, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको हर कोई ब्लेम कर रहा है, तो वहाँ पे गुरु आपके इनर को जान रहा है, और गुरु जो है वो आपको पकड़े हुए है, पूरी तरीके से हाथ को थामे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था कि आप इससे आपका इमेज डाउन होगा, हमारी सोसाइटी में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बट उन्होंने कभी भी इस चीज़ का परवाह नहीं किया, और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी प्राउड फील करती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि ओशो ने कभी किसी चीज़ का परवाह नहीं की, बिंदास थे, बट मैं ओशो के साथ कभी नहीं रह पाई। बट जब पथरी जी का ये रूप मुझे दिखा कि उन्होंने हर वो मदद किया कि नहीं आप आगे बढ़िए, उन्होंने सोल के लेवल में ही जो वो कहते थे वही चीज़ वो प्रैक्टिकली करते थे कि नहीं आप सोल हो तो आपका सोल को प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी है, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम मेंबर को कैसे आप राइट गाइडेंस दे सकें। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा लगता था कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे साथ-साथ मेरे टीम मेंबर को भी इतना सर का कंसर्न मिल रहा है, और जहाँ पे हर कोई साथ छोड़ रहा है आपका। फिज़िकल वर्ल्ड में थोड़ा-सा भी कुछ होता है तो हर कोई साथ छोड़ता है। बट ध्यान का ताकत इतना है, और एक ऐसे मास्टर जो आपको सोल लेवल में देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपको ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो हमें जज करने के लिए भी मना करते थे। तो इंस्टेंट हो सकता है कि वो सिचुएशन नेगेटिव दिख रहा है, बट उसके बियॉन्ड कुछ है वो देख पाते थे, और उस तरीके से वो हमें गाइड करते हुए मदद करते थे। और उस समय भी हमें साधना करना है। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में हार मान लेते हैं कि क्या हुआ, हम इतने साल से ध्यान का प्रचार कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। बट ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। इवन पत्री जी को लेकर भी कभी क्वेश्चन नहीं आया कि सर आपको तो हमने, आपके लिए हमने इतना किया, तो आज हमारी लाइफ इतने चैलेंजेस क्यों है। हर चैलेंज लगता था कि सर एक नया सिचुएशन दे रहे हैं, और सर चाहते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं, और हमेशा मुस्कुराते रहना। सर का ये जो था कि एवरी सिचुएशन आपको स्माइल करना है, आप परेशान भी हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर को पता रहता है कि आप कितने पेन में हैं, आपको क्या तकलीफ है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था कि 40 डेज कंटिन्यूअस ऑन एन एवरेज सर का कंसर्न, सर का देखना, क्योंकि सर ने मुझे 40 डेज साधना भी करना बताया, और कहा कि आप जहाँ हो आप वहीं बने रहिए, आप सब सही कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आना कि इतने बड़े मास्टर ने मुझे कहा है। तो खाना कैसे खाना है, से खाना कैसे सर्व करना है, से इतने बड़े बड़े लाइफ के चैलेंजेस से हमें कैसे एक और बेहतर इंसान बनना है और उससे निकल कर आना है, वो सब आपने सर के साथ, पीएसएसएम के साथ रहते हुए सीखा। तो आई एम श्योर बहुत सारे वाव मोमेंट्स रहे होंगे आपकी लाइफ में सर के साथ, बट कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत यादगार है, जो आपके लिए? ये शुरुआती तौर में बोलूँगी, जब मैं सर के साथ अमरकंटक विजिट पे गई थी, उस समय सर हर एक स्पॉट्स में सर लेके चल रहे थे, और ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी कि सर कोई और गाड़ी में रहते थे और मैं कोई और गाड़ी में, और मुझे लगता था कि बस काश सर मेरे साथ आके बैठ जाएं। तो धीरे धीरे ऐसा होता था कि सर कहीं ना कहीं से मेरे साथ उस गाड़ी में आके बैठ जाते थे। बट जब हम अमरकंटक के ऐसे एक जगह में पहुंचे जहाँ पे कबीर और गुरु नानक वहाँ पे मिले थे कहा जाता है, तो उस समय मैं भी चाह रही थी कि जैसे बस मेरे गुरु से मेरा मुलाकात हो रहा है, और उस समय मैं चाह रही थी कि सर मेरे को वहाँ पे बुलाए, और मतलब एक बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा, एक गुरु शिष्य की कुछ आदान प्रदान हो, मतलब मैं वैसा फील करना चाह रही थी। तो ये उसी समय शुरुआती तौर में ही हो चुका था, लेकिन इसका कंप्लीशन 2 साल पहले मैं सर को पूछी कि सर अब मेरी लाइफ में और आगे क्या करना है, मुझे आप गाइड करें। तो उस समय गुरु पूर्णिमा में, मैं अक्सर गुरु पूर्णिमा में सर के साथ टाइम स्पेंड करती थी,
तो ये सदानंद जी के आश्रम में की बात है, जब पत्री जी वहाँ पे थे और अक्सर मुझे पूछते थे, मेरे गुरु को आप नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं सर, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तब मैंने वहाँ पे सर को पूछा था कि सर, मैं आपको बो डाउन करना चाहती हूँ कि आप मेरे को 100% मेरे को एक अपना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ तो आशीर्वाद का सिस्टम है नहीं। तो और मैं मेरे में और कुछ अगर कमी है जो मेरे को बुद्धहूट में अभी भी ज़रूरत है, तब सर ने कहा था कि नहीं, आप बिल्कुल कंप्लीट हैं, अब आपको मेरी कोई भी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सब कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। तो मैंने बोला सर, मैं आपका पैर पड़ना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे अलाउ करें। तो सर ने मुझे अलाउ किया। तो वो 10 साल पहले और ये 10 साल बाद, उस समय एक था कि बस कोई गुरु मिल जाए और हम कुछ पा लें। बट 10 साल बाद, जब 11 साल बाद आप रियली में आप तप के निकलते हैं और उस समय गुरु आपको एक सर्टिफिकेशन दे रहा है, मैं ऐसा फील करी कि यस, नाउ यू आर अ बुद्धा। और बुद्धाहुड का कोई लिमिट नहीं होता, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो अब आप अपने खुद के लाइन पे आप चल सकते हैं। तो सर ने जब मुझे अलाउ किया और मैं सर के पाँव पर, यार ऐसा लगा कि सदानंद जी भी बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो मेरा स्टूडेंट, उसको उसके स्टूडेंट यहाँ पे आके ये दे रही है। मैं कह सकती हूँ कि एक जस्ट हम अपना अर्पण कर रहे हैं सब कुछ, कि सर आज से मेरे अंदर थोड़ा भी अगर ईगो बचा है वो भी मैं आपको सरेंडर करती हूँ। और उस दिन के बाद से एक अलग ही मोमेंट में मैं एंजॉय करने लगी सर के साथ। और धीरे धीरे उसके बाद मेरा सर का, नहीं तो हर चीज़ में मैं सर के साथ फ़ोन करना, सर से मिलना, वो थोड़ा कम हुआ, डिपेंडेंसी मेरी कम हुई। और मैं सर को पूछती भी थी कि सर, मैं हर चीज़ में आपके साथ मैं स्पेंड करती हूँ, क्या ये सही है? तो तब सर कहते थे, जब तक जहाँ पे गुरु अवेलेबल है या मास्टर अवेलेबल है, आप स्पेंड करिए। जब अवेलेबल नहीं है, उसके बिना भी आपको जीना सीखना है। तो मैं इन बातों को तब नहीं समझ पाती थी कि सर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं हूँ तो आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों इतना मिल रहे हैं। कई लोग कहते थे कि अरे आप बार-बार पथरी जी से क्यों मिलने चले जाते हैं? आप कहीं भी, सर आ गए, नागपुर में आए, रायपुर के पास है, मैं कहीं पे भी चली जाती थी। तो उस समय मुझे लगता था कि और कुछ मिल जाए मुझे। जब उस दिन ये घटना घटी, उसके बाद से लगा कि आई एम विथ हिम ऑल द टाइम। और मुझे क्या पता था कि मैं प्रिपेयर हो रही थी इस बड़े ट्रांज़िशन के लिए। सर से फिज़िकली पूरी तरीके से 2 साल बाद इस तरीके से मुझे बिछड़ना होगा, ये मुझे बिल्कुल भी उस समय नहीं पता था। तो आपकी इस 10 साल की जर्नी में बहुत सारे सर ने आपको मैसेजेस दिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। एक ऐसा मैसेज जो सर ने आपको दिया पर्सनली या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे वो कोई इवेंट में हो या फिर कैसे भी हो, जो आपको हर समय याद रहता है? एक बार की घटना थी, मैं फिर सर के साथ ही ट्रैवल कर रही थी और उस समय उस ट्रैवलिंग में किसी और को, सर को लेके जाना था जिस प्रोग्राम में। तो बाय चांस मुझे सर ने बैठने कह दिया और मैं बैठ गई मेरी बच्ची को गोद में लेकर। मैं एक प्रोग्राम ख़त्म करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक कोई और सर को पिकअप करके ले जाने वाला था, बट वो अवेलेबल नहीं था और डिले हो रहा था। सर ने मुझे ही खींच के बैठाया गाड़ी में। अब मैं बैठ गई और उस दौरान मेरे अंदर ये चल रहा था कि जिसको ले जाना था वो क्यों नहीं ले गया, ये गलत लोग हैं, इन लोग ऐसा नहीं करना था। मैं उनको ब्लेमिंग मोड में काफ़ी देर तक ब्लेम कर रही थी, बहुत देर तक। और करते 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 मैं ड्रेन होके मैं सो गई। एट लास्ट ऐसा हुआ कि एक ऐसा डेड डेस्टिनेशन आया जहाँ पे गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती, अब वो रोड बंद। इतने में उस समय सर मौन में रहते थे। इतने में सर गाड़ी से उतरे और पूछे कि रास्ता कहाँ है। सामने मुझे ऐसे उठाया कि रोज रास्ता। मैंने कहा रास्ता? अच्छा, मुझे क्या पता रास्ता क्या था। और सर ने मौन तोड़ के मुझे जो डांटा, स्टूपिड लेडी, ये क्या तरीका है, ये वो, जब तुम्हें रास्ता नहीं पता तुम गाड़ी में बैठी। कि मैंने सोचा मैं बोल देती हूँ, हाँ सर आपने बैठाया, मैंने थोड़ी ना बैठी इसमें। फिर मैंने बोला नहीं, अब तो पढ़ ही जाएगा मुझे चाटा अच्छे से। फिर मैं चुप बैठी। और मेरी बेबी जो कभी भी कोई अगर शाउट करे तो वो उस समय रोती थी, बट सर इतना डांटे मुझे, इतना डांटे, वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी और सर को भी देख के काफ़ी हंस रही थी, काफ़ी अच्छे से। मैं तब तक समझ गई कि भाई ये तो कुछ और ही लोचा चल रहा है और मुझे अभी चुपचाप रहना ही ज़्यादा बेटर है। और सर थोड़ी सी दूर में थे, नहीं तो मुझे लगा कि अब मुझे सर पीट ही देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि बच्ची मेरी गोद में थी, तो मैंने कुछ भी अपने आप को सेफ समझा।
इतने में वापस गाड़ी में बैठे और इतनी ज़ोरदार की डाँट थी कि मैं पूरी ब्लैंक, क्योंकि सर ने मौन तोड़ के मुझे डाँट लगाई। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ मेरे साथ, और इतनी देर में मुझे एक आंसर मिलने लगा कि जब आप ग्रुप वर्क करते हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, गलती कोई भी करे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके कारण ये गड़बड़ी हुई है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हमेशा कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो उस समय। हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को दिखाते कि उसकी गलती थी, उसके कारण ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ। तो हमें ये करना है कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, वो इंसान लेने नहीं आया, लेकिन क्या उसको ब्लेम करने से वो सिचुएशन बदलेगा? नहीं। तो यहाँ एज ए मास्टर हमें क्या करना है? ओके, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे इनिशिएटिव लेना है कि मुझे यहाँ पे कैसे ये गाड़ी को मैं आगे ले जाऊं। बजाय मैं क्या कर रही थी, मैं सेपरेट कर रही थी और मैं अपने आप को सेव कर रही थी कि मैंने अपना काम अच्छा कर लिया है, सामने वाले की गलती सामने वाले ने गलत किया। तो स्पिरिचुअलिटी में एक तरफ हम वननेस की बात कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में हम एक दूसरे को ब्लेम करके उसकी गलती दिखा रहे हैं। तो सर इस चीज को जानते थे कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे को काम नहीं आएगा, क्योंकि अब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा हो रहा है तो दूसरों को क्रेडिट देना। उस दिन मैंने इस बात को समझा, और वननेस में रहने का इसी का मतलब होता है कि अगर उसने भी गलत किया तो मैं ही गलत की हूँ, ऐसा मुझे समझना है। तब तक मैं सिर्फ थ्योरी समझती थी वननेस का मतलब। और जब हम उस डेस्टिनेशन में पहुंचे, मैं तब तक इस ट्रांस में, ये पूरा लर्निंग मुझे पता चल चुका था। उतर के जब मैं सेशन में गई, वहाँ मैं मेडिटेट करी, फिर सर ने वापस मुझे स्टेज पे बुलाया, और जब मेरे मुंह से जो स्पीच निकला इस बोल सकते हैं अवेकनिंग के बाद, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक और सेलिब्रिटी बन गई और सब लोग ने कहा कि अरे वाह क्या। जबकि मैंने कुछ ऐसा वाह नहीं बोला होगा, लेकिन वो जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर बढ़ गया कि वननेस कॉन्शियसनेस क्या होता है, जब आप दूसरे और अपने में कोई फर्क ही नहीं समझते हैं। बट हम कई बार स्पिरिचुअलिटी में एक ईगो कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। हम ज्ञान का काम करते हुए भी हम सोचते हैं मैंने अच्छा काम किया, वो गलत किया तो वो जाने और मैं जानूं। तो सर हमेशा एक सबको जोड़ के सबको लेके चलना सिखाते थे, और इसमें कितना पेन होता था मुझे पता चला। और क्योंकि अब मैं भी वो पेन से कई बार गुजरती हूँ कि किसी का सेल्फिशनेस भी आपको दिखेगा तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप पेशेंटली वेट करेंगे कि कब वो बदलेगा, आप उसको अलग नहीं। इसीलिए ये मूवमेंट इतना बड़ा बनता है कि सर सबको इंक्लूड करते गए। कभी भी कितना भी हम सेपरेटनेस भी आता है तो हमें वो वननेस को फिजिकली उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हुए उसको अप्लाई करना है। ये बहुत ही मेजर एक मेरे लिए लर्निंग था। सो हमारा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर आप फिजिकल बॉडी में नहीं है, तो सब का जब सर ने अपना बॉडी वेकेट किया तो ये सबके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ऐसे कैसे सर जा सकते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, इतनी जल्दी क्यों चले गए, हमारा क्या होगा। बट अपने फिजिकली भी ना होकर, फिजिकली भी प्रेजेंट ना होके वो कनेक्शन सर के साथ, आपको क्या वो ऐसा कनेक्शन महसूस हो रहा है और कैसे आप वो मेंटेन कर रहे हैं वो कनेक्शन सर के साथ, इवन दो ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट? एक्चुअली जिस समय वो बॉडी लीव करने वाले थे उसके 1 वीक से ही ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और 1 ईयर से मैं सर से बहुत कम कम्युनिकेट करती थी फिजिकली, कॉल्स वगैरह। कोविड के टाइम पे ही मैक्सिमम बातचीत हुई। उसके बाद लास्ट 1 ईयर से मेरी बिल्कुल भी, जब से सर के ये हुआ इंसिडेंट उसके समय तक सर की कॉलिंग सब मैंने बंद कर रखा था। बट मैं अपने सेशंस में जब मैं मेडिटेशन टीच करती थी उस समय ही मुझे एक गाइडलाइन मिलता था कि मुझे अभी आगे क्या करना है। और लास्ट 1 वीक उस समय मैंने केवल सर के ही बारे में बातचीत और डिस्कशंस किया, सर की टीचिंग्स के बारे में। तो जिस दिन सर ने बॉडी लीव किया उस दिन मैंने भी यही क्वेश्चन रखा कि सर आपने मुझे तो बताया ही नहीं कि आप जा रहे हैं, और हम तो कभी एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे कि आप अभी जा सकते हैं। हर कोई ये जान रहा है कि 2095 को आप जाएंगे। उस समय मुझे ये आंसर मिला कि जो कोई भी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेगा या ब्रेथ अवेयरनेस को टीच करेगा, मैं उसी समय उसके साथ मौजूद रहूँगा। और साथ में मेरी फ्लूट म्यूज़िक भी अगर तुमने यूज़ किया, मैं वहाँ पे एक न्यूकमर भी किसी को फ्लूट म्यूज़िक
से ध्यान में बैठाएगा तो मैं उतना ही पावरफुल रहूँगा जितना एक सीनियर जो इतने सालों से ध्यान सिखा रहा है। तो पहली बात सर ने मुझे ये मैसेज दिया और उसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगी जब मैं यहाँ से गई सर के समाधि में जाने के बाद। और मैंने देखा कि सर और ज़्यादा जब भी हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करें या मीन्स मेडिटेशन में है, एज इफ कि सर और कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे साथ। वो यहाँ पे रहते में ही वो फीलिंग आ गई थी कि सर का एनर्जी एक्सपैंड हो रहा है। एंड उसका मैं अभी तक कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाई, बिकॉज हर चीज़ हम PSSM में स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट से करते हैं। लेकिन ये क्या साइंस था कि सर जब बॉडी वेकेट कर रहे हैं उनका कॉन्शियसनेस एक एक चीज़ में इतना कैसे उसकी वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। और अभी भी जब मैं लोगों को टीच करती हूँ या जो न्यू कमर्स भी मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम कैसे टीच करें, वो सेम एनर्जी लेवल में लोगों को मेडिटेट करवा पा रहे हैं। जो सर ने मुझे बात कही थी वो जब मैं पास ऑन करती हूँ कि यस आपको टीचिंग में करना है, आपको ब्रेथ ऑब्जर्वेशन बता के बस फ्लूट म्यूजिक लगा के 40 मिनट्स बैठा देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर विद इन 40 ईयर्स अगर एज है तो वो जो बात एक कम्युनिकेशन हुआ नॉन वर्बल बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे और गहराता चला जा रहा है। और अभी भी यही चल रहा है कि मेडिटेशन में ज़्यादा अच्छे से हम बोल सकते हैं कि यस मास्टर से अब मीट कर पा रहे हैं। अब नॉट ओनली मी, इवन सर कई लोगों को मुझसे जोड़ते हैं। जो भी लोग ये पूछते हैं कि अब सर हमें प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, कैसे प्रचार, क्योंकि अब हमारे टीम का एक ही काम है कि PSSM के जो भी प्रैक्टिकल 18 प्रिंसिपल्स हैं उनको मदद करने में कई बार कई लोग 18 प्रिंसिपल को अप्लाई करने में दिक्कत आती है। अगर मेडिसिन नहीं लेना है अगर बोला गया है तो लोगों को डर लगता है, समझ नहीं आता है, तो एक एक प्रिंसिपल को कैसे वो लोग अप्लाई कर पाए। तो ये हम लोग सर से बोल सकते हैं नॉन वर्बली हम एकदम एस्ट्रल लेवल में सब चीज़ को कर पा रहे हैं सर के जाने के बाद। तो इसका एक ही सीक्रेट है, दैट इज आनापानसति मेडिटेशन। तो हमने इस चर्चा के द्वारा ये जाना कि जो जीवन फुलटूशी मैम आज बिता रही हैं वो सब उन्होंने सर से सीखा है, सब PSSM के दौरान सीखा है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो कि खाना कैसे सर्व करना चाहिए, सिखाना कैसे खाना चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, से बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे अपनी लाइफ में कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए दूसरी अलग अलग चीज़ों को, मिडिल पाथ में रहना चाहिए और अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये सब फुलटूशी जी ने अपने 10-11 साल की जर्नी में सर के साथ सीखा है। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इतना सब कुछ शेयर करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए PMC हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। धन्यवाद।